लाइव ऑन फेसबुक। अजय, हम लाइव हैं? हाँ, हो गया है जी। सभी व्यूअर्स को रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी की तरफ से नमस्कार। मैं रवि पोखरना। आज हमारे साथ ब्रिगेडियर हेमंत महाजन जुड़े हैं और डिफेंस और सिक्योरिटी पे ये जो सीरीज रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी ने शुरू की है, जिसमें पिछली बार हम लोगों ने नितिन गोखले जी से बात की। आज चीन का लद्दाख में अतिक्रमण और मिलिट्री चैलेंज की क्या परिस्थिति है, इस पर विस्तार से जानेंगे ब्रिगेडियर हेमंत महाजन जी से। मैं अनुरोध करता हूं महानिदेशक रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी श्री रविंद्र साठे जी से कि ब्रिगेडियर साहब का आप परिचय करवाएं और उनका हम सभी की ओर से स्वागत करें। साठे जी। सभी दर्शकों को रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। हमारे मध्य में आज आदरणीय ब्रिगेडियर हेमंत महाजन उपस्थित है। हम सब जानते हैं कि ब्रिगेडियर महाजन राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में एक तज्ञ व्यक्ति जाने जाते हैं। आपने इस विषय पर काफी अध्ययन आपने किया है, आपका अध्ययन है। आपने इस विषय पर लेखन भी काफी किया है, आप लेखन भी करते हैं। भारत में कई जगह आप प्रबोधन के लिए अनेक सेमिनार्स में इस विषय के लिए जाते हैं। वैसे आपने डिफेंस स्टडीज में एमएससी और एमफिल किया है। उसके बाद प्रत्यक्ष भारतीय सैन्य दल में आपने काम किया है और पंजाब, जम्मू कश्मीर, ईशान्य भारत, करगिल, लेह, लगभग सभी भारत में, सभी प्रांत में, सभी राज्यों में आपने काम किया है। और जहाँ पे टेररिज्म था, जहाँ पे इंसर्जेंसी थी, वहां पे आपने ज्यादा काम किया है। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस रहते हैं, उसमें भी आपने काफी काम किया है। तो ऐसे एक सुरक्षा के तज्ञ व्यक्ति हमारे मध्य में उपस्थित है। महाजन जी, आपका प्रबोधिनी की ओर से और सभी दर्शकों की ओर से मैं हृदय से स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया आप भाषण करें। ब्रिगेडियर सबसे पहले एक 40-45 मिनट अपने विचार रखेंगे और उसके बाद हम कुछ समय प्रश्नोत्तर के लिए भी हमने निर्धारित किया है। तो महाजन जी, आपसे फिर से निवेदन है, आपका स्वागत है। कृपया आप आपका भाषण शुरू करें। धन्यवाद रविंद्र साठे जी। सबसे पहले मैं रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी का आभारी हूँ कि आज आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और सबके साथ एक बातचीत करने का मौका दिया। अगर आप देखते हैं कि रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी में किसी ने कौन कौन से महारथी और अतिरथी आए हुए हैं, तो उनके नाम देखे तो ये लगता है कि कितने अच्छे लोग इस देश के इन्होंने इसी प्लेटफॉर्म से लोगों के साथ बातचीत की हुई है। और आज आपके माध्यम के थ्रू मैं लोगों के साथ एक सुरक्षा के मुद्दे के ऊपर बातचीत करने वाला हूं। आपने जो मुझे विषय दिया उसके बारे में आपने बताया कि लद्दाख में जो अतिक्रमण हुआ है उसके बारे में, और उसके बहुत सारे मुद्दे हैं। आज हम उसका जो मिलिट्री एस्पेक्ट्स है उसके ऊपर ज्यादा अपना ध्यान जो है वो फोकस करेंगे। याद रहे कि 9 मई को ये स्टैंड ऑफ शुरू हुआ। स्टैंड ऑफ का मतलब क्या है कि चीनी सेना ने हमारी जो सीमा है उसके अंदर अतिक्रमण किया और उसके बाद तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर वो अंदर आए हुए हैं। और जैसे वो अंदर आ रहे थे, उनको भारतीय सेना ने वहीं पे रोक लिया। और अभी दोनों सेना एक दूसरे को फेस करके 100 गज के फैसले के ऊपर वहां पर खड़ी है, इसलिए इसको स्टैंड ऑफ बोला जाता है। ऐसे माना जाता है कि आज चाइना के वहां पर 5 से 6 हजार ट्रुप्स यानी कि सोल्जर्स हो सकते हैं और हमारे उससे ज्यादा है। चाइना ने वहां पर कुछ आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, कुछ तोहफे और कुछ जो टैंक्स है वो पीछे तैनात या डिप्लॉय किए हुए हैं। हमारे भी उससे बहुत ज्यादा टैंक्स और ये वहां पर है। तो आज जो ये लद्दाख का जो स्टैंड ऑफ है, इसका आज 1 महीने से ज्यादा चला गया है। बीच में बहुत बार बातचीत हुई मिलिट्री स्तर के ऊपर, लेकिन अभी तक जो विड्रॉल है वो कोई भी नहीं हुआ है। तो ये सभी के बारे में मैं तो बात करूंगा ही, वही मेरा आज का विषय है। लेकिन इस विषय को टच करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि हम इस विषय पर बात कर रहे हैं जबकि इसका बैकग्राउंड है कोरोना वायरस या चीनी वायरस, जो तकरीबन फरवरी के महीने में शुरू हुआ। मैं इसे चाइनीज वायरस बोलता हूं क्योंकि ये वुहान नाम का जो शहर है वहां पे शुरू हुआ। और अचरज की बात यह है कि ये वायरस चाइना में स्प्रेड नहीं हुआ। चाइना के बड़े सिटीज है, शंघाई है,
बीजिंग गए, वहां पे नहीं वो फैला, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर जाके वो यूरोप में फैला, हजारों किलोमीटर दूर वो फैला अमेरिका के अंदर, और हजारों किलोमीटर दूर वो हमारे देश में आके पहुंचा। ये कैसे हुआ? और जब ये वायरस वहां पे शुरू हुआ तो चाइना ने इंटरनल फ्लाइट्स, इंटरनल जो विमान सेवा होती है वो बंद कर दी, लेकिन उन्होंने जो एक्सटर्नल जो विमान सेवा होती है जो बाहर देशों को जाती है वो चालू रखी। यानी कि हजारों लाखों चाइनीज वहां से, वुहान से निकले, वो इस डिसीज के कैरियर बने और उन्होंने ये आगे बढ़ाया। तो इसे हम एक बायोलॉजिकल वॉर बोलते हैं। और आपको सभी को ये समझ में अभी तक आया ही होगा कि इस दुनिया ने 2 वर्ल्ड वॉर फेस किए हैं, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। इन दोनों वर्ल्ड वॉर के अंदर दुनिया का जितना नुकसान नहीं हुआ, इससे ज्यादा नुकसान इस बायोलॉजिकल वॉर से हुआ है। तो इसे थर्ड बायोलॉजिकल वॉर बोलना चाहिए। दुनिया की बातचीत हम ज्यादा नहीं करेंगे। हमारे देश ने 1947 के बाद बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी है। 47 की लड़ाई पाकिस्तान के साथ, 62 की लड़ाई, 1965 की लड़ाई, 1971 की लड़ाई, 1999 की कारगिल की लड़ाई, उसके बाद दहशतवाद शुरू हुआ, नक्सलवाद शुरू हुआ, कुछ प्रकार से इंसर्जेंसी शुरू हुई नॉर्थ ईस्ट के अंदर। ये सबका मिला के जो नुकसान भारत का या हिंदुस्तान का नहीं हुआ, इससे ज्यादा नुकसान अभी इस चाइनीज वायरस के साथ होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि ये जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया इकट्ठी हो गई थी और उन्होंने जर्मनी, जिन्होंने यह वॉर शुरू किया था, उनके खिलाफ एक खटला चलाया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जिसे न्यूरम्बर्ग ट्रायल बोला जाता है। उसी प्रकार का खटला एक चाइना के खिलाफ होना चाहिए। और वैसे अभी वर्ल्ड इकट्ठा हो गया है। 70 कंट्रीज ने WHO के अंदर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रस्ताव पास किया है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और आपको पता है कि चाइना का जो आज इंट्रूजन है या जो स्टैंड ऑफ है, उसका एक कारण ये भी है कि WHO के जो मुख्य है वो अभी भारत के जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो बने हुए हैं। और चाइना सोचता है कि शायद हम ये इंक्वायरी को आगे बढ़ाएंगे। तो कोरोना वायरस के बाद पूरी दुनिया के अंदर परिस्थिति क्या हुई, इसके बारे में आपको इतना ही बोलना चाहूंगा कि दुनिया की अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब हो गई है। दुनिया का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन कंपैरेटिवली हमारे देश ने इसका मुकाबला ज्यादा अच्छा किया है। तो चाइना ऐसे सोचता है कि अगर दुनिया में कोई उनका मुकाबला कर सके अमेरिका को छोड़ के, तो वो हिंदुस्तान है, क्योंकि यूरोप का अक्षरशः उनका बैक ब्रेक हो गया है और उनका हालात बहुत ही खराब है। और चाइना एक ऐसा देश है कि जो लद्दाख का स्टैंड ऑफ है वो तो चल ही रहा है, लेकिन इसके सिवाय वो हमारे देश के खिलाफ पाकिस्तान की मदद लेके एक हाइब्रिड युद्ध लड़ रहा है 2019 से। उसका मेन कारण यह है कि 2019 में फिलहाल की जो सरकार है वो दूसरी बार इलेक्शन जीत के यहाँ पर आई। और चाइना और पाकिस्तान ऐसे सोचता है कि ये सरकार है, वो जो देश की जो नेशनल इंटरेस्ट होती है हिंदुस्तान की या भारत की, उसको वो प्रोटेक्ट करेगा। और जैसे पिछली वाली सरकार चाइना अगर आंख ऊपर करे तो अपना आंख नीचे कर लेती थी, पाकिस्तान कुछ भी करे तो उसका जवाब नहीं दिया जाता था, तो अभी नहीं, अभी हमारी जो रिएक्शन है ये बिल्कुल ऑफेंसिव है। तो इसलिए वो अलग अलग प्रकार का युद्ध हमारे पर डाल के प्रेशर डालना चाहते हैं कि जैसे पहले वाले लोग बिहेव करते थे वैसे आप बिहेव करो, नहीं तो हम आपकी तरफ अलग अलग प्रकार का युद्ध शुरू करेंगे। ये अलग अलग प्रकार का युद्ध क्या है? इसमें पॉलिटिकल वॉरफेयर शामिल है, जिसमें वो हमारे कुछ लोगों को सबवर्ट करना चाहते हैं। इसमें इलेक्शंस के अंदर इंटरवेंशन शामिल है, जैसे उन्होंने श्रीलंका में किया था, मालदीव में किया था। इसमें डिसइंफॉर्मेशन वॉर यानी अपप्रचार, दुष्प्रचार शामिल है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर शामिल है, इसमें फेक न्यूज शामिल है, फेक वीडियो शामिल है। फेक न्यूज और फेक वीडियोस कितने आ रहे हैं इस मिलिट्री स्टैंड ऑफ के अंदर, आपको पता ही होगा। साइबर वॉर में वो हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, और सबवर्शन नाम की जो चीज है वो काफी जोर से कर रहे हैं। इरेगुलर वॉरफेयर यानी कि नक्सलवादियों को मदद करना, माओवादियों की मदद करना, ये चल रहा है। दहशतवाद को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न हो रहा है। ऑनलाइन जिहाद नाम की चीज शुरू है। और हमारे देश में एक नई चीज जो शुरू हो रही है, जिसे हम बोलते हैं एजुकेशनल टेररिज्म। कुछ ना कुछ कारण निकालो,
और अपना हिंसाचार शुरू करो। देश की जनता को अगर वो सोचते हैं कि उनके खिलाफ कुछ अन्याय हो रहा है, तो उनको मतलब एजिटेट करने का हक जरूर है, लेकिन जब एजिटेशन कन्वर्ट हो जाता है हिंसाचार के अंदर, जब वो पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को बर्बाद करते हैं, तो वो कानून उसे इजाजत नहीं देता। आप देखेंगे महाराष्ट्र, जहां से अभी हम आज बोल रहे हैं, पिछले साल 50-60 एजिटेशन हुए थे अलग अलग कारणों से। और इसमें क्या हुआ, तो महाराष्ट्र का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट था, 50% ऑफ एसटी बसेस, स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस को हमने जला दिया। तो ये सब इरेगुलर वॉरफेयर के प्रकार है, जिसके अंदर चाइना हमें अलग अलग प्रकार से तंग करता है। ट्रेड वॉर है, इकोनॉमिक वॉर है, इकोनॉमिक सबवर्शन है, ये अलग अलग हम विषय है। और इसमें जो हमारा नेबरहुड है उसके अंदर घुस जाना, उनसे ये बातचीत करवाना जो पहले कभी नहीं करते थे। एग्जाम्पल देना है तो नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर श्री ओली है, वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि ये कोरोना वायरस के तुलना में जो इंडियन वायरस है, यानी कि जो इंडियंस है, वो ज्यादा धोखेदायक है। और अभी नेपाल की पार्लियामेंट ने एक रिजोल्यूशन पास किया है, जिसमें वो बोलते हैं कि जो भारत ने जो रोड बनाई है लिपुलेखला के लिए जाती है, वो हमारे इलाके में शुरू होती है, तो ये बोलते हैं कि ये एरिया हमारा है। इस प्रकार की बॉर्डर डिस्प्यूट कभी हमारी नेपाल के साथ पहले कभी नहीं थी। तो जो डिस्प्यूट जिसके नाम से चाइना हमें तंग करता है, तो अभी एक एक्ट्रेस में आ गया है, जबकि आज 80 लाख से ज्यादा नेपाली हमारे देश में है, इंडियन आर्मी में गुरखा सोल्जर्स है। इसके बावजूद चाइना अपने जो उनकी जो आर्थिक पावर है उससे वो उनको सबवर्ट कर पाया। तो ये सब चीजें हैं जो इसमें शामिल है, कि जो अलग अलग प्रकार से चाइना हमारे ऊपर दबाव डालने की कोशिश करता है, ताकि हमारी आर्थिक प्रगति ना हो और हम चाइना को एक राइवल के तौर पे सामने ना आए। इसलिए ये लड़ाई चल रही है और काफी देर तक चलेगी और बहुत इंटेंसिटी से चलेगी। लेकिन अभी अगर ये जब लड़ाई चल रही है, तो हमारे देश में क्या हाल है, अगर आप देखेंगे तो सबको पता है कि चाइनीज को जो गुड्स है उससे हमें बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि चाइनीज ने लास्ट ईयर का जो ट्रेड अगर आप देखें 2019 का, तो उसमें आप देखेंगे कि उन्होंने 90 बिलियन डॉलर्स की चीजें हमें निर्यात की है और हमारे से सिर्फ 10 बिलियन डॉलर्स की चीजें ली है। यानी कि 80 बिलियन डॉलर्स जो है वो हमारे ट्रेड के अंदर का डेफिसिट है। चाइना हमारा सिर्फ मार्केट चाहती है, बाकी वो हमसे कुछ नहीं चाहती। इससे उनको प्रॉफिट बहुत होता है, इससे उनकी आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो जाती है। इससे क्या होता है, तो वो डिफेंस बजट बहुत बढ़ाते हैं। कोरोना के कारण सबका डिफेंस बजट कम हो गया, लेकिन अभी 1.5 महीने पहले की बात है, चाइना ने अपना डिफेंस बजट 30% से बढ़ाया। तो ये जो डिफेंस बजट बढ़ता है, चाइनीज आर्मी के पास मॉडर्न वेपन्स आ जाते हैं, उनकी आर्मी की स्ट्रेंथ बढ़ती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर अपना ठीक करते हैं और हमारे देश के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई करते हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार हमारे जो चाइनीज चीजें खरीदते हैं, जिससे चाइना का प्रॉफिट होता है, इकोनॉमिक बाइट बढ़ती है और लद्दाख जैसे ये स्टैंड ऑफ हो जाता है। तो एक बार मैं फिर से आप सबको आह्वान करता हूं कि सभी ने चाइनीज के ऊपर बॉयकॉट करना चाहिए। उनके एप्स हो, उनका गुड्स हो, ये अपने आप में एक अलग विषय है। बी इंडियन, बाय इंडियन, स्वदेशी को इस्तेमाल करो, उसके लिए बहुत सारी एनजीओ काम कर रही है। उसके बाद मेक इन इंडिया के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। तो ये इसमें सभी ने काम करना चाहिए, नहीं करेंगे तो चाइनीज की ताकत बढ़ती रहेगी। अभी मिलिट्री एस्पेक्ट के ऊपर मैं आ जाता हूं। 1 महीना हो गया है, एक इसके अंदर हमारे मीडिया के अंदर हमारे कुछ इंटेलेक्चुअल एक थीम भेज रहे हैं, जिसके कारण आज का सब्जेक्ट आपने लिया है। वो थीम है कि इंडियन आर्मी बैकफुट के ऊपर है, चाइनीज आर्मी की स्ट्रेंथ बहुत है, इसी वो उनकी स्ट्रेंथ हमारे से 3 गुना ज्यादा है, उनके पास बहुत सारे टैंक्स है, इसलिए अगर लड़ाई होती है तो हमें प्रॉब्लम होगा। देखिए चाइनीज आर्मी के पास कितने भी टैंक हो, 3000 है जो भी फिगर वो अभी घूम रही है सोशल मीडिया के ऊपर, हमारा एरिया माउंटेनस है, वहां पे टैंक का इस्तेमाल नहीं हो सकता। जहाँ पे टैंक थोड़े बहुत इस्तेमाल हो सकते हैं वो लद्दाख का एरिया है, यहाँ पे 50-100 टैंक भी नहीं इस्तेमाल हो सकते। और वहां पे चाइनीज टैंक का मुकाबला करने के लिए हमारे 100 से ज्यादा टैंक
पहले ही अवेलेबल है। 120 टैंक हमारी एक आर्मर्ड ब्रिगेड पूरी वहां पर है। वहां पर हमारी इंडिपेंडेंट ब्रिगेड है, वहां पर हमारी मॉडर्न तोहफे है, तो इक्विपमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मेन कारण जो लोगों के दिल में डर पैदा करता है वो है 1962 का वॉर, जो काफी लोग सोचते हैं कि जिसमें हमारा मिलिट्री डिफीट हुआ था, कि जो बहुत ही ह्यूमिलेटिंग था। मैं एक बार फिर बोलना चाहता हूं कि ये मिलिट्री डिफीट नहीं था, ये एक पॉलिटिकल डिफीट था। कारण ये कि 1962 के लड़ाई के अंदर उस समय हमारी 3.5 लाख सेना अवेलेबल थी, उसमें से केवल 10% सेना ने इस लड़ाई में हिस्सा लिया। ये लड़ाई दो भागों में हुई, एक तो अरुणाचल प्रदेश की लोहित वैली, सियांग वैली और तवांग वैली के अंदर, और दूसरा लद्दाख, जहां पर अभी आज का स्टैंड ऑफ चल रहा है। तो हमने अरुणाचल प्रदेश में केवल 20,000 यानी कि एक डिवीजन का इस्तेमाल किया। जो फौज के बारे में जानते हैं उनको पता है कि वहां पे 4 माउंटेन ड्यू का इस्तेमाल हुआ था, और लद्दाख में एक ब्रिगेड यानी कि 5,000 सैनिकों का इस्तेमाल हुआ, यानी कि दोनों मिला के 25,000 ट्रूप्स वेर यूज्ड इन द इंडो चाइना वॉर ऑफ 1962। जबकि हमारे पास फौज थी 3.5 लाख से। जिनका मैथ्स अच्छा है वो उन्होंने अभी तक ये कैलकुलेशन किया होगा कि हमने सिर्फ 10% ही फौज का इस्तेमाल किया, 90% का इस्तेमाल हमने नहीं किया। अगर लास्ट वाली बुलेट फायर नहीं हुई है, लास्ट वाला सोल्जर नहीं मारा गया है, अगर आपने आपकी जो फौज है उसका पूरा इस्तेमाल नहीं किया है, तो उसको आप मिलिट्री डिफीट कैसे पुकार सकते हैं? इतना ही नहीं, तो हमने 100% जो एयरफोर्स हमारा उस समय था उनका इस्तेमाल नहीं किया। हमने 100% नेवी का इस्तेमाल नहीं किया। उस माउंटेनस एरिया में एयरफोर्स अगर चाइनीज के जो रूट्स ऑफ इंग्रेज थे उनके ऊपर बॉम्ब करता तो नहीं, वो उनका बहुत ही मुश्किल हो जाता। कि एयरफोर्स का इस्तेमाल करने के लिए हमारी लीडरशिप डर रही थी। और आपने देखा बालाकोट स्ट्राइक के अंदर हमने एयरफोर्स का कैसे सही इस्तेमाल किया और उनको कैसे लेसन सिखाया। तो 62 वॉर वाज अ पॉलिटिकल डिफीट इन द माइंड्स ऑफ द लीडरशिप ऑफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इट वाज नॉट अ मिलिट्री डिफीट। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि उसके बाद चाइना के साथ 2 बार बड़ी मुठभेड़ हुई। 1967 के अंदर नाथुला पास के पास एक जगह है जिसका नाम है चोला, वहां पर चाइना ने इंट्रूजन किया था, वहां पे हमारी फाइटिंग हो गई। इसमें हमने 320 माफ करो सोल्जर्स को मारा है चाइनीज के, और हमारा नुकसान 75 सोल्जर्स के पास हमारे सोल्जर्स ने हमारे जान की बाजी लगाई, क्योंकि वहां पे हमारी जो मिलिट्री नेतृत्व था मेजर जनरल सगत सिंह, जो बहुत आक्रामक थे, सोल्जर्स थे, गुरखास और ग्रेनेडियर्स, उन्होंने अच्छा काम किया। और यही जनरल सगत सिंह थे कि जिन्होंने 71 के अंदर उन्होंने कोर कमांड की थी, और ढाका में जो सबसे पहले इंडियन आर्मी जो घुसी थी उसका नेतृत्व जनरल सगत सिंह कर रहे थे। तो 67 में हमने उनको एक ब्लडी नोज दे दिया। उसके बाद चाइना ने फिर कोशिश की सुम डुरोंगचू के अंदर 1986 के अंदर। ये जो सभी एरिया है इसमें मैंने खुद वहां पे नौकरी की है, वहां पे मैं खुद तैनात हूँ, तो मैं ये बोल सकता हूँ। और 62 वॉर का मैं एक पर्सनल आपको ये बोलना चाहता हूँ कि 1962 वॉर के अंदर वोलोंग में एक बहुत ही कामयाब लड़ाई हुई थी। वोलोंग एक अरुणाचल के लोहित वैली में एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है, जहां पर मेरा सखा मावस भाऊ लेफ्टिनेंट विष्णु आठले, इन्होंने अपने प्राण का बलिदान किया। लेफ्टिनेंट विष्णु आठले 17 पैराफील्ड रेजिमेंट। आप में से कोई टूरिस्ट बन के अगर लोहित वैली में जाता है तो वहां पर वॉर मेमोरियल बना हुआ है, आपको ये लेफ्टिनेंट विष्णु आठले का नाम वहां पे नजर आएगा। उन्होंने बहुत पराक्रम किया था, और चाइनीज आर्मी ने बोला था कि वोलोंग की लड़ाई में इंडियन आर्मी ने एक बहुत ही अच्छा काम किया था। तो अभी हम आ जाते हैं सुम डोरोंगचू के अंदर। वहां पर वो सुम डोरोंगचू, चू यानी कि एक नाला या नदी होती है। तो इस वैली में चाइनीज आए थे। हमारे उस समय एक आक्रामक सोल्जर थे जनरल सुंदर जी, उन्होंने अपने आर्मी को, इंडियन आर्मी को चाइनीज के पीछे ले गए। चाइना चुपचाप से सुम डोरोंगचू से चला गया। तो यानी कि हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप थी उन्होंने रिजॉल्व दिखाया, और जमीन पे जो सोल्जर्स होते हैं उन्होंने हमेशा जैसे अच्छा ही काम किया। और इतना ही नहीं, तो इसके बाद डोकला में क्या हुआ, ये अभी के 2-3 साल पहले की बात है। वहां पे 74 डेज का स्टैंड ऑफ था। उसमें क्या हुआ ये आपको सबको
पता है। तो इसमें भी हमने चाइना के साथ आईबॉल टू ऑल हमने उनको ट्राई जंक्शन पे रोका, जो भूटान हमारी सिक्किम का भाग और चाइना का ट्राई जंक्शन था। अगर वो वहां पे आते तो जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर था वो उनके डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के नीचे आ जाता। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के तो आप सभी लोग जानते ही है, यही वो कॉरिडोर है जिसे चिकन स्नेक भी बोला जाता है, जो एक नैरो पोर्शन ऑफ लैंड है, जो हमारी मेन लैंड हमारे देश को नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान्य भारत के साथ जोड़ता है। तो अगर आपको याद है कि अभी दिल्ली राइट्स के अंदर एक दो ने बोला था कि अगर हम चाहते तो ये कॉरिडोर हम ब्लॉक कर देंगे, जिससे इंडियन आर्मी को वहां पे मेंटेनेंस करना बड़ा मुश्किल होगा। तो यही वो एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है जहां पर ये चाइनीज आर्मी आना चाहती थी। अभी इंडियन आर्मी की इस इलाके में स्ट्रेंथ क्या है? हमारी जो लीडरशिप है आर्मी की बहुत ही कामयाब है। अभी आपको पता है कि 2 हफ्ते पहले ही हमारे कर्नल आशुतोष शर्मा, इन्होंने 3 दहशतवादियों को मारते हुए अपने प्राण का बलिदान किया। मेजर अनुज जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कर रहे थे कश्मीर वैली के अंदर एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के अंदर, उन्होंने अपना प्राण का बलिदान किया। क्योंकि इंडियन आर्मी की एक परंपरा है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, क्योंकि ये माना जाता है साइकोलॉजिकली कि अगर सोल्जर्स के साथ उनके ऑफिसर्स है तो ही सोल्जर्स अच्छी तरह से लड़ते हैं। अगर अधिकारी पीछे रहते हैं कंट्रोल रूम के अंदर तो सोल्जर्स का जो लड़ाई की एफिशिएंसी है ये ड्रॉप डाउन हो जाता है। इसीलिए कि मैं पुणे से बोल रहा हूँ और महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये परंपरा शुरू की थी कि जब वो किसी भी डेंजरस सिचुएशन में अपनी फौज का नेतृत्व वो खुद करते थे। अफजल खान को मारने के लिए छत्रपति जब गए, वो खुद गए। अब उस समय उनके पास बहुत सारे कामयाब लोग थे, नेताजी पालकर है, तानाजी मालुसरे है, बाजी प्रभु देशपांडे भी शायद थे। तो वो उनको खास एक लेटर लिख सकते थे पिछली सरकार के मुताबिक कि मैं आपको ऑर्डर देता हूं कि कल सुबह तक अब्दुल खान को मार के मुझे कंप्रेशन रिपोर्ट भेज दो, मैं इस किले के ऊपर से देखता रहूंगा। लेकिन छत्रपति वहां पे खुद गए क्योंकि उन्होंने दिखाया अपने फौज को कि उनका जो राजा है, उनका जो नेतृत्व है, वो उतने उनके जैसे जितना ही धोखा लेता है, जिससे अफजल खान तो मारा गया और मराठों ने उस समय महापराक्रम किए थे जब मराठों का जो किंगडम था वो अटक पार करके पेशावर तक पहुंच गया था। तो यही परंपरा आज इंडियन आर्मी करती है। हमारे यंग सोल्जर्स बहुत ही बढ़िया है, यंग ऑफिसर्स, कैप्टन विक्रम बत्रा हो, लेफ्टिनेंट अनुज हो, इनके फेमस सेंटेंसेस आपको पता है, ये दिल मांगे मोर। और जो जो लड़ाई चल रही है दहशतवाद की, उसमें वो कितने कामयाबी के साथ काम करते हैं, वो जो फॉरेन टेररिस्ट है उनको किस प्रकार से मारते हैं, ये अपने आप में अलग ही सब्जेक्ट है। लेकिन हमारा नेतृत्व यंग सोल्जर्स, यंग ऑफिसर्स का, सीनियर ऑफिसर्स का बहुत ही बढ़िया है और बैटल हार्डन्ड है। हमारी जो आर्मी है उसको लड़ने का बहुत ही अच्छा अनुभव है। जबकि चाइनीज आर्मी लास्ट टाइम लड़ी थी 1978 के अंदर, जब उन्होंने वियतनाम के साथ लड़ाई की थी, जिसमें उनका पराभव हो गया था। 78 के बाद चाइना ने कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी है। हमने कितनी लड़ाइयां लड़ी हुई है, हमने क्या दहशतवादी विरोधी अभियान में कितना काम किया है, ये आपको पता है। चाइनीज आर्मी का जो सबसे ज्यादा वॉर एक्सपीरियंस है वो है उनके खुद के लोगों के खिलाफ लड़ने का। टाइनामैन स्क्वायर जो हुआ था, टिनामैन स्क्वायर, देखिए उसको आप किस प्रकार से प्रोनाउंस करते हैं। तो चाइनीज आर्मी ने टैंक लाके अपने खुद के लोगों को ही मारा था। और चाइनीज आर्मी का जो ज्यादा इस्तेमाल होता है वो जो मतलब जो उनकी जो अंदर की प्रॉब्लम है उसे कंट्रोल करने में, या तो वो तिब्बत में हो, तिब्बतन्स की, या वो शिनजियांग के अंदर हो, या जो इतर माइनॉरिटीज जो चाइना में प्रॉब्लम उनसे खुश नहीं है, उनको दबाने के लिए। तो उनका वॉर एक्सपीरियंस बिल्कुल ही कम है। जब तक हमारी सेना की डिप्लॉयमेंट है, काफी लोग सोचते हैं कि चाइना की आर्मी बहुत ज्यादा है तो इसलिए वो बहुत ज्यादा सैन्य लाएंगे और फिर हमारा पराभव हो सकता है। बिल्कुल नहीं, हमारी सेना आज चाइनीज बॉर्डर के ऊपर तैनात है और जितना फौज चाइना वहां पर ला सकती है उसे हम कामयाबी के साथ मुकाबला कर सकते हैं। अगर आपको बोला जाए तो ये जो चाइनीज बॉर्डर है इसे हम 3 बड़े हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश का, जिसके अंदर हमारी तकरीबन 1,20,000 फौज तैनात है, उनके डिफेंसेस बने हुए हैं, उनके शस्त्र और एम्युनिशन उनके साथ है।
उसके सिवाय नेक्स्ट भाग है वो है सिक्किम का। सिक्किम के अंदर भी हमारे 50 से 60 हजार ट्रुप्स वहां पे पहले ही तैयार है। जितने भी ट्रुप्स वहां पर चाइना लाएगा वो उससे हम आराम से उनका मुकाबला कर सकते हैं। जो तीसरा भाग जो है वो है उत्तराखंड और हिमाचल का भाग। यहाँ पर भी हमारे 25,000 से ज्यादा ट्रुप्स तैनात है और और 25,000 हम बाहर से ला सकते हैं। तो चाइना इससे ज्यादा ट्रुप्स इस इलाके में नहीं ला सकता, तो वहां पर भी हम चाइना का मुकाबला कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब तक सवाल है लद्दाख का, जहां पर ये आज का स्टैंड ऑफ चल रहा है, वहां पर हमारे 35 से 40,000 ट्रुप्स पहले से ही तैनात है। चाइना को हम वहां पे आराम से रोके हुए हैं। वहां पर हमारे टैंक्स यानी कि एक टैंक ब्रिगेड वहां पर है, एक रिजर्व ब्रिगेड वहां पर है। और इतना ही नहीं, तो जिनको फौज के बारे में पता है, कश्मीर वैली के अंदर हमारी 15 कोर दहशतवादी विरोधी अभियान में लगी हुई है। जब लड़ाई अगर और ज्यादा सीरियस हो जाती है, तो इस हालात के अंदर वहां के जो राष्ट्रीय राइफल्स के जो ट्रुप्स है, जिनकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट अबाउट 6 डिवीजन यानी कि 1,25,000 तक है, ये भी कहीं पर भी लड़ाई करने के लिए भेजे जा सकते हैं, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस ट्रुप्स है। ये हमारे रिजर्व ट्रुप हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, तो हमारी एक 17 कोर नाम की एक हमने फौज बनाई है, जो पानागढ़ में है, और उनकी एक डिवीजन लद्दाख के लिए रिजर्व रखी हुई है और एक अरुणाचल प्रदेश के लिए। यानी कि अगर लड़ाई कितनी भी सीरियस हो जाए, तो चाइनीज का चैलेंज हम आराम से निपट सकते हैं। दूसरी चीज आपको समझ में ये आना चाहिए कि ये माउंटेन्स की लड़ाई है, और चाइना ने खुद ने एक्सेप्ट किया है, उनके तज्ञों ने, कि इंडियन आर्मी को माउंटेन्स में या हाई एल्टीट्यूड में लड़ने का अनुभव बहुत ज्यादा है, जो चाइना को नहीं है। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर अपनी खुद की रक्षा करना बॉर्डर की, ये आसान है। और अगर कोई कंट्री इसको अटैक करना चाहता है, जैसे चाइना अभी करने की कोशिश कर सकता है, तो वहां पे उनको अटैक करने के लिए 12 गुना ज्यादा फौज लगती है। यानी कि सोल्जर्स जो डिप्लॉयड है जमीन के ऊपर, उनसे लड़ने के लिए द रेशियो, मिलिट्री रेशियो हैज टू बी 12:1, यानी कि इतनी फौज उनके पास नहीं है। ये उनका आपको समझ में आना चाहिए। तो हमारी फौज जो वहां पर है, वो एकदम बिल्कुल जो है वो सफिशिएंट है, और उन्होंने चाइनीज को वहां पे रोक के रखा हुआ है। इतना ही नहीं, तो पिछले कुछ दिनों से हम जो हमारा उस इलाके में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है लद्दाख में, इसको इम्प्रूव कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि रोड्स है, वहां पे एरोड्रोम्स या एयरपोर्ट्स है, वहां पे एएलजी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स है, वहां पे हेलीपैड्स है। इसकी अभी क्या इसके पहले की चीज आपको पता होनी चाहिए कि चाइनीज रोड्स हमारी सीमा तक आके पहुंचे हैं, लेकिन हमारे रोड कहीं पे 200 किलोमीटर पीछे, कहीं पे 50 किलोमीटर पीछे पीछे की तरफ थे। कारण क्या? तो हम चाइनीज से डरते थे। कारण क्या? कि कुछ हमारे एक्टिविस्ट थे, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, वो बोलते थे कि पेड़ काटे जाएंगे तो वहां पे रोड नहीं बननी चाहिए। सरकार ने फैसला ले लिया कि जो मिलिटरीली इंपॉर्टेंट रोड्स है, वो उसके लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस की जरूरत नहीं है, वो रोड बनेगी, क्योंकि वो लड़ाई के लिए आपको चाहिए। और उसके बाद जो रोड्स को बनाने का हमारी स्पीड बढ़ी है। और अभी का एक कारण जो लद्दाख में स्टैंड ऑफ हुआ है, ये बताया जाता है कि हमने अभी एक अच्छी रोड बनाई है, जो लेह से लिपुलेखला, सॉरी मेरी गलती हो गई, लेह से वो गलवान वैली से वो दौलत बेग ओल्ड यानी कि जो डीबीओ है वहां तक जाती है। ये रोड आधे डिस्टेंस के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पैरेलल है, जिससे उस एरिया में हमारी फौज ले जाने की जो क्षमता है, ये बहुत अच्छी होती है। आर्मी को क्विकली जाना है। पहले अगर कोई चाइनीज का इंट्रूजन होता था, तो 6-7 दिन लगते थे समझने के लिए और फौज को मूवमेंट करने के लिए, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड का एरिया है। अगर आप जमीन, आपकी फिजिकल एफिशिएंसी यहाँ पे खूब कम हो जाती है, तो रोड्स का बहुत अच्छा फायदा है। अगर आर्मी को अपना तुरंत तैनात करना है, जैसे अभी किया गया, उसके लिए रोड का इस्तेमाल होता है। एम्युनिशन को ले जाने के लिए, रिजर्व फॉर्मेशन को लाने के लिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इंप्रूव हुआ है। हमने हमारा जो एक लैंडिंग ग्राउंड बनाया दौलत बेग ओल्डी में, जहाँ पे एयरफोर्स का एक जो एयरक्राफ्ट है, सी हरक्यूलिस नाम का, वो वहां पे लैंड किया, जिससे हमारी जो फाइटिंग एफिशिएंसी है, ये एकदम अच्छी तरह से बढ़ जाती है। तो इतना ही नहीं,
तो ये जो एरिया है, वहां पर एक बीच में न्यूज आई थी, कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा चाइना का जो चल रहा था वो वायरल कर रहे थे कि चाइना बहुत ही जल्दी से अपनी फौज चाइनीज मेनलैंड से ला सकती है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, वो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर की तुलना में थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा नहीं, बहुत ही अलग है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर रोज फायरिंग होती है। वहां पे राइफल्स, लाइट मशीन गन्स, मोटर्स, आर्टिलरी का फायर होता है, जिसमें हम बहुत सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारते हैं, दहशतवादियों को मारते हैं। ये रोज ही आपको नजर आता है, तो उसमें मैंने कोई बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो इंडो चाइना बॉर्डर है, वहां पर फायरिंग नहीं होती। अगर मेरी मेमोरी ठीक है तो 2009 में हमारा और चाइना के बीच में एक करार हो गया था डिप्लोमेटिक, जिसे पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट के नाम से बोला जाता है। इसके मुताबिक ये बोला था कि अगर हम एक दूसरे के इलाके में आते हैं तो फायरिंग बिल्कुल नहीं होगी। केवल आप बैनर दिखा के, फलक दिखा के बताएंगे कि आपने हमारे एरिया में इंट्रोजन किया है। तो बैनर आप देखते हैं कि काफी सारे मुंबई पुणे में बैनर्स लगे होते हैं अलग अलग कारणों से, एडवर्टीजमेंट के लिए वगैरह। तो उस प्रकार से बैनर्स होंगे, फायरिंग नहीं होगी। तो कुछ लोगों ने ये लिखना शुरू किया, सबवर्टेड लोगों ने, कि हमने हमारा एरिया है बिना लड़े दे दिया चाइना को। अरे इस इलाके में आप फायरिंग कर ही नहीं सकते फिजिकली, आप चाइनीज को रोक ही नहीं सकते, क्योंकि आपने ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट दिया है। अभी जो एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो चाइना के साथ की बॉर्डर है, इसे थोड़ा सा समझना जरूरत है। वो एक लाइन है कि जो इमेजिनरी है, वो जमीन के ऊपर मार्क नहीं हुई है। चाइना बोलता है कि एलएसी के भारत की तरफ कुछ एरिया जो है, वो बोलता है कि वो एरिया हमारा है। उसे वो डिस्प्यूटेड एरिया बोलते हैं। 20-25 जगह है जहां पर चाइना बोलता है कि इंडिया के पास जो एरिया है, वो इंडिया ने वो देना चाहिए। और इसी प्रकार से एलएसी की चाइना की तरफ जो एरिया कुछ है, तकरीबन 10-15 जगह है। अगर मैं पावर पॉइंट दिखा सकता तो आपको वो मैप आपको दिखा सकता, लेकिन शायद इसमें पावर पॉइंट की व्यवस्था नहीं थी। कल मैंने कोशिश की थी। तो वहां पर कुछ एरिया हम उसे डिस्प्यूटेड एरिया बोला जाता है। और ये जो चाइना का जो अभी इंट्रूजन हुआ है एलएसी की हमारी तरफ, वो उन्होंने डिस्प्यूटेड एरिया तक वो आगे गए हैं। लेकिन हम उनके ऊपर फायरिंग नहीं कर सकते, हमने उनको फिजिकली रोका हुआ है। अभी चाइना को फिजिकली रोका है, तो पिछले 2-3-4 साल से क्या हो रहा है कि वहां पे अभी धक्का बुक्की हो जाती है, क्योंकि यदि दोनों फौज के सोल्जर्स, पेट्रोल है, गश्त डालने वाले हैं, एक दूसरे को सामने सामने आ जाते हैं, तो वो एक दूसरे को धक्का मारते हैं। थोड़ी सी बॉक्सिंग की जाती है, थोड़ी सी रेसलिंग की जाती है, लेकिन हथियार का इस्तेमाल नहीं हो सकता। अभी लेकिन अभी का जो इंट्रूजन हुआ है, इसमें चाइनीज ज्यादा ऑफेंसिव थे। उन्होंने वो लाठी लेकर आए थे, जिससे हमारे सोल्जर्स के ऊपर उन्होंने लाठी के साथ हमला किया। तो जाहिर है उनके पास लाठी है और हमारे पास नहीं है, तो हमारे कुछ सोल्जर्स जख्मी होना वो होंगे ही। इसमें कोई मतलब कोई अचरज की बात नहीं है, क्योंकि लाठी लेकर वो आए थे। लेकिन उसके बाद हमने तुरंत टिट फॉर टैट का ये किया। लेकिन हमारे कुछ सबवर्टेड लोग बता रहे हैं ये कर्नल हुद्दे के अधिकारी जख्मी हो गए। अरे आपको पता होना चाहिए, कर्नल खुद वहां पे पेट्रोलिंग लगा रहे थे, तो उसके लिए तो हमने उनको कामयाबी देनी चाहिए। बोलना चाहिए कि देखो आप कितना लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है, आप न्यूज क्या दिखा रहे हैं कि वो हर्ट हो गए। अरे लड़ाई में तो हर्ट होगा, ये कोई फिक्स वाली क्रिकेट की मैच तो है ही नहीं। तो लेकिन जितने हमारे सोल्जर्स को जख्म आया, उससे ज्यादा सोल्जर्स को चाइनीज के हमने भी उनकी पिटाई कर दी। और शायद आपने सोशल मीडिया के ऊपर कुछ वीडियोस जरूर देखे होंगे, जिसमें हमारे सोल्जर्स चाइनीज सोल्जर्स की पिटाई कर रहे थे। तो ये मत सोचना कि चाइना सिर्फ कुछ कार्रवाई कर रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम भी आक्रामक कार्रवाई करके उनको रोक रहे हैं, उनकी पिटाई कर रहे हैं। जितने वो ट्रुप्स वहां पे ला रहे हैं, उससे हम मैच कर रहे हैं। अगर वो कोई नई हथियार लाते हैं, तो हम उसको भी मैच करते हैं। अभी चाइना का आपको पता होना चाहिए कि चाइनीज सोल्जर्स जो है, ये एक पॉलिटिकल एनिमल है। चाइनीज सोल्जर्स, ये उनको कंपलसरी कॉन्स्क्रिप्शन है, यानी कि चाइनीज फौज में आना हर एक चाइनीज के लिए कंपलसरी है। लेकिन इसलिए कि चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वो सोल्जर्स को केवल 3 साल के लिए ही रोकते हैं। उनका केवल 1 साल का ट्रेनिंग होता है और 2 साल वो फौज में नौकरी करते हैं। तो अभी आपको समझ में आना चाहिए कि 1 साल का जो ट्रेनिंग है, इंडियन आर्मी के सोल्जर्स का भी 1 साल का ट्रेनिंग होता है, लेकिन वो सोल्जर्स का ही ट्रेनिंग होता है, यानी कि
राइफल को कैसे करना, फायरिंग कैसे करना, फिजिकल फिटनेस वगैरह। लेकिन चाइनीज के ट्रेनिंग के अंदर 3 महीना पॉलिटिकल ट्रेनिंग कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में होता है। 9 महीना ही केवल मिलिट्री ट्रेनिंग होता है। उनके जो पॉलिटिकल जो जनरल्स वगैरह है, उनकी पॉलिटिकल लीनिंग के कारण उनको प्रमोशन मिलता है, जबकि हमारी जो प्रमोशंस होती है वो मेरिट के बेस के ऊपर होती है। यानी कि पॉलिटिकल कम्युनिस्ट पार्टी को जो लॉयल्टी है वो चाइनीज आर्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये माना जाता है कि ये जो आर्मी है, ये जो चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनकी आर्मी है। यानी कि चाइना नाम का जो देश है उनकी ये आर्मी नहीं है, जबकि इंडियन आर्मी जो है ये देश की आर्मी है। तो ये बोलते हैं कि जैसे एक बड़ा फेमस सेंटेंस है कि पाकिस्तानी आर्मी को अपना खुद का नेशन है, यानी कि वो कितने पावरफुल है। सिमिलरली जो चाइनीज पॉलिटिकल पार्टी है उनकी खुद की आर्मी है। तो नेशनल आर्मी और जो पॉलिटिकल आर्मी है उसमें काफी सारा फर्क होता है। ये तो आपको समझ में आना ही चाहिए। इसके सिवाय जो उनकी लीडरशिप है, इनका इस प्रकार से जो कोई भी एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल नहीं है, लड़ाई कभी उन्होंने की नहीं है, तो वो उनके लिए एक बड़ा वीकनेस हो जाता है। चाइनीज की जो सिविल मिलिट्री लीडरशिप है वो भी काफी कमजोर है। तो लड़ाई होगी तो तिब्बत के मेनलैंड के ऊपर होगी। तिब्बतन लोग जो है उनके खिलाफ है, वो हमें खबर पहुंचाएंगे। अगर चाइनीज आर्मी मेनलैंड चाइना से आ रही है, जो उनको वहीं से आना ही पड़ेगा, तो वो तिब्बत पूरा खुला है, सैटेलाइट से हम उनको देख सकते हैं। तो यानी कि वहां पे जो लद्दाख का जो स्टैंड ऑफ है, वहां पे सिचुएशन कितनी भी खराब होती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम उनको उनका मुकाबला कर सकते हैं। अभी लद्दाख का जो स्टैंड ऑफ है, अभी आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, क्या चाइना और ज्यादा आर्मी लाएगी लाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। काफी वीडियोस वो जारी कर रहे हैं। एक चीज चाइनीज आर्मी की माननी पड़ेगी कि जो वीडियो वॉरफेयर है उसमें वो बड़े अच्छे हैं। उन्होंने एक वीडियो दिखा दिया कि 24 घंटे में कुछ चाइनीज ट्रुप्स चाइनीज मेनलैंड से निकलकर लद्दाख में पहुंच गए। लेकिन उनको ये नहीं पता कि सभी दुनिया को पता है कि अगर आप ट्रुप्स को अगर लद्दाख में लाते हो तो वो तुरंत लड़ाई के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड का एरिया है। यहाँ पर हाइट 14,000 फीट से ज्यादा है, जहां पर सोल्जर की फिजिकल एफिशिएंसी एकदम कम हो जाती है। उनको 22 दिन का एक्लेमेटाइजेशन करना पड़ता है, यानी कि अपने शरीर को तैयार करना पड़ता है हाई एल्टीट्यूड के लिए। तो प्रोसीजर क्या है कि पहले उनको 9,000 फीट पे लाया जाता है। 7 दिन वहां पे वो युद्धाभ्यास करते हैं, चलने का, क्लाइंबिंग का, लड़ाई करने का। जब उनकी बॉडी तैयार हो जाती है तो उनको और नेक्स्ट 7 दिन के लिए 11,000 फीट के ऊपर लिया जाता है। वहां पर वो 7 दिन का एक्लेमेटाइजेशन करते हैं। उसके बाद फिर वही प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद उनको 13,000 फीट के ऊपर लिया जाता है, जहां पर वो फिर 7 दिन की प्रैक्टिस करते हैं। और 22nd डे को चाइनीज मेनलैंड से आई हुई आर्मी लड़ाई के लिए तैयार हो सकती है, उसके पहले नहीं। लेकिन जो इंडियन आर्मी है आज वहां पे डिप्लॉयड है, हमारे डिफेंसेस बने हुए हैं, हम तैयार है। चाइनीज आर्मी के कोई भी डिफेंसेस नहीं है। चाइनीज आर्मी ये बैरक से रहती है। उनका केवल बैरक के सामने, अगर आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे, तो केवल बैरक के साथ उनके कुछ खुद को वहां पे पर्सनल प्रोटेक्शन करने के लिए वहां पे उन्होंने कुछ डिफेंसेस जरूर बनाए, लेकिन बॉर्डर का प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास कोई डिफेंस नहीं है। यानी कि इंडियन आर्मी अगर ऑफेंसिव होकर चाइना में प्रवेश करना चाहती है तो चाइना के कोई भी डिफेंसेस वहां पर नहीं बने हुए हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि चाइनीज के वीकनेसेस बहुत है और हमारी स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है ये बहुत है। आज हमारे देश का सबसे बड़ा कोई प्रॉब्लम होगा, सबसे बड़ा कोई दुश्मन होगा, तो वो है हमारे अंदर के लोग जो देश के खिलाफ कुछ कार्रवाई करते हैं। वैसे उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं है। कुछ सबवर्टेड आर्मी ऑफिसर्स भी है, कुछ वो आर्टिकल्स लिखते हैं, कुछ सबवर्टेड सो कॉल्ड एक्टिविस्ट है, कुछ सबवर्टेड मीडिया के लोग हैं। स्ट्रेंथ उनकी 100-200 से ज्यादा नहीं होगी, लेकिन उनका जो वो लिखते हैं, टीवी पे डिबेट में आते हैं, तो उससे जो कॉमन जनता है उनके दिल में काफी बार डर पैदा हो जाता है
कि चाइनीज आर्मी की स्ट्रेंथ ज्यादा है, मैंने बोला कि कोई फर्क नहीं पड़ता। चाइनीज आर्मी की बजट ज्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाइनीज आर्मी के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, कोई नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है। उसकी लड़ाई कैसे की जाती है मैं अलग से बात कर सकता हूँ। चाइनीज आर्मी के सोल्जर्स की एक्सपीरियंस क्या है मैंने बात की है। चाइनीज आर्मी के एकदम वो लाते हैं, एकदम लाके वो लड़ाई नहीं कर सकते, ये केवल वीडियो वॉरफेयर है या डिसइंफॉर्मेशन वॉर है। तो ये हमारे लोग हमारे मीडिया के अंदर हमारे देश के खिलाफ उल्टी सुल्टी चीज लिखते हैं। कुछ लोग ही है, ये मानना पड़ेगा। ये नहीं मैं बोलूंगा कि हर एक न्यूज़पेपर या हर एक टीवी चैनल उल्टी चीज लिखता है, ऐसे मेरा कहने का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कुछ लोग जरूर है, इनके नाम आप लोग जानते हैं। कृपया इनका जो प्रोपोगंडा वॉरफेयर चल रहा है उसे आप मत करो, क्योंकि हमारे देश का ये पुराना दुश्मन है कि पृथ्वीराज के टाइम पे जयचंद थे, संभाजी महाराज को उनके खुद के नातेवाईकों ने मुगलों के हाथ में कर दिया। पेशवा के टाइम पे ध का मां हो गया, अलग अलग चीजें हैं। तो ये सबवर्शन लोग बहुत ही कम है, लेकिन है जिससे कुछ प्रॉब्लम होती है, और यही प्रॉब्लम होती है कि जिससे देश को ज्यादा प्रॉब्लम है। तो इसके अंदर एक दो चीजें मैं और बोलना चाहता हूं कि चाइना का नंबर 1 एनिमी अगर आप सोचते हैं कि वो इंडिया है तो वो नहीं है। उनका नंबर 1 एनिमी उनके खुद के लोग है। वो अपने माइनॉरिटीज के ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे हैं। वो शिनजियांग में हो तो वहां पर 20 लाख से ज्यादा उइगर मुस्लिम्स है, वो डिटेंशन कैंप में है। उनका तिब्बत के अंदर एक बड़ा तगड़ा वॉरफेयर चल रहा है, जिसमें तिब्बत की संस्कृति को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। चाइनीज के खुद के जो एनिमीज है वो बहुत ज्यादा है। आपको पता होना चाहिए कि कुछ तज्ञ अपना नॉलेज दिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर चाइना के साथ लड़ाई होगी तो पाकिस्तान के साथ भी लड़ाई होगी, यानी कि वो टू फ्रंट वॉर होगा। अगर वो टू फ्रंट वॉर होगा तो हमारे देश के अंदर कुछ दहशतवादी है या नक्सलवादी है, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और अगर ये बात तो हो सकती है, तो क्या टू फ्रंट वॉर चाइना के खिलाफ नहीं हो सकता? क्या वियतनाम उनका शत्रु नहीं है? क्या जापान उनका शत्रु नहीं है? बहुत हजारों साल पहले चाणक्य ने बताया था, चाणक्य नीति के अंदर, शत्रु का एनिमी इज योर फ्रेंड। शत्रु का शत्रु जो है वो आपका मित्र है। तो चाइना के शत्रु कौन है? जापान है, वियतनाम है, साउथ ईस्ट एशिया की देश है जो साउथ चाइना में जो अग्रेशन चल रहा है उनके कारण नाखुश है। तो क्या वो हमारे मित्र है? बिल्कुल है। हम क्या हमारा क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन नहीं बन सकता ऑस्ट्रेलिया के साथ? ऑस्ट्रेलिया चाइना का जो ट्रेड वॉर चल रहा है इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। तो ऑस्ट्रेलिया उनसे बहुत नाखुश है। यूरोप भी उनके साथ बहुत ही नाखुश है। तो क्वाड्रिलैटरल जो है, जिसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, यूएसए। यूएसए का तो कंबरडा तोड़ दिया है चाइना ने। और अभी यूएसए का आजकल हालात इतना बुरा हो गया है कि वो भी अपने आप में लड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन वहां पे एक ही अच्छी बात है कि वहां के जो दो डेमोक्रेट जो पार्टीज है दोनों, वो चाइना के खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं। अनलाइक इंडिया के, जहां पर हमारी पॉलिटिकल एनिमिटी के कारण काफी बार हम एक दूसरे से साथ ही लड़ते रहते हैं। तो चाइना का जो मिलिट्री चैलेंज है उसे फेस करने के लिए हम बिल्कुल तैयार है। अगर 67 जैसी कार्रवाई हो जाती है कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोकलाम जैसे स्टैंड ऑफ काफी दिन के लिए चलता है तो एक दबाव डालने की टैक्टिक्स है, उसके लिए हम तैयार है। हमने तैयार रहना चाहिए, और एक लॉन्ग ड्रॉन वॉर के लिए। और अगर शॉर्ट वॉर होता है, लिमिटेड वॉर जैसे कि कारगिल में हुआ था, तो वो तो एक बहुत अच्छी बात होगी कि चाइना को हम एक ब्लडी नोच दे पाएंगे। अगर थोड़ा बड़ा वॉर होता है जैसे 1962 में हुआ था 4 हफ्ते का, उसे भी हम देख उसके साथ भी हम लड़ने के लिए तैयार है। अगर ऑल आउट वॉर होता है जो करने की चाइना की कैपेबिलिटी नहीं है, तो भी हम तैयार है। जो हमारी डिप्लॉयमेंट जो जनरल नरवणे जी की हुई है चाइना बॉर्डर के ऊपर, ये मत सोचिए कि कोई ये लॉटरी सिस्टम से किया हुआ है। ये एक प्रॉपर मिलिट्री एप्रिसिएशन है कि अगर वर्स्ट कंटीजेंसी हो जाती है, ऑल आउट वॉर हो जाता है, तो हमारी फौज हमारी देश का रक्षण करने के लिए तैयार होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, कुछ लोग डर जाते हैं कि शायद हमारी पेपर में आया था कि एम्युनिशन की कमी है, हमारे शस्त्र थोड़े पुराने हो गए हैं, वगैरह वगैरह। उसमें थोड़ा बहुत तो सच है कि शस्त्र हमारे थोड़े पुराने हैं। लेकिन जैसे जनरल मलिक ने बोला था, जो हमारे कारगिल वॉर में हमारे सेनापति थे, कि वी विल फाइट विद व्हाट वी हैव एंड वी विल फाइट वेल। लड़ाई में दो पहलू होते हैं, एक है सोल्जर और दूसरा है उसका शस्त्र। और ये माना जाता है
शस्त्र से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसे इस्तेमाल करने वाला सोल्जर, वो कितना करेजियस है, उसकी नेतृत्व कैसे है, वो कितना फाइट कर सकता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको याद है कि 1965 के लड़ाई के अंदर पाकिस्तान के पास सेबर जेट्स थे, हमारी नैट जो बहुत पुराने थे उन्होंने उनको हरा दिया। पाकिस्तान के पास पैटर्न टैंक्स थे जो वहां के उस समय के सबसे ज्यादा अत्याधुनिक टैंक थे। वहां पर हमारे अब्दुल हमीद ने आरसीएल गन को फायर करते हुए 5 टैंक को तोड़ दिया। तो ये याद रखना कि देश के जो सोल्जर्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने हमारे वेपन्स को इम्प्रूव नहीं करना चाहिए, वो तो हमने करना ही चाहिए। मेक इन इंडिया के अंदर शायद वो हो रहा है, शायद स्पीड बढ़ानी चाहिए, हमने टेक्नोलॉजी को इंडक्ट करना चाहिए। लेकिन अभी के समय के अंदर हम हमारी देश की रक्षा करने के लिए तैयार है, ये आपको समझ में आना चाहिए। और जैसे मैंने बोला कि सोल्जर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वेपन, तो हमारे देश का भी सबसे बड़ा जो वेपन है वो है हमारे 130 करोड़ इंडियंस। अगर वो इकट्ठा होके चाइनीज के ऊपर बॉयकॉट करते हैं, फौज के पीछे खड़ा हो जाते हैं, तो चाइना को समझ में आएगा कि पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हो गया है। और जो हमारा, मैंने बोला था कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो था, $80 बिलियन चीजें हमने ज्यादा खरीदी हुई है। आज से ही अगर आप में से कुछ लोग अभी भी चाइनीज चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको रोको। कुछ लोग हमारे में से सबवर्ट करने की कोशिश करते हैं कि चाइनीज को काफी जगह पे रिप्लेसमेंट नहीं है, बिल्कुल गलत। ऑलमोस्ट 90% चीजों के लिए रिप्लेसमेंट अवेलेबल है। तो स्वदेशी बी इंडियन, बाय इंडियन का नारा लगाओ। और 130 भारतीय जब इकट्ठा होते हैं तो हमारा चाइना को पता लग जाएगा और उनकी ये जो आक्रामक कार्रवाई है ये कम होने में बिल्कुल मदद मिलेगी। तो देश का आज का सबसे बड़ा जो हथियार है हमारे देश के नागरिक। और लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि नागरिकों ने एक कृतिशील बनने की जरूरत है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये बोलना ठीक है, इससे हमें हमारा मोटिवेशन हो जाता है। लेकिन कृतिशील यानी कि क्या? आज ये जो प्रोपेगेंडा वॉर है आपके मोबाइल में घुसा हुआ है, आपके मीडिया में घुसा हुआ है, जो आपके मन के ऊपर दबाव डालता है। तो हम इस सभी ने प्रोपेगेंडा वॉरफेयर के खिलाफ लड़ना चाहिए, यानी कि साइबर सोल्जर बनना चाहिए, हमने इंफॉर्मेशन वॉरियर बनना चाहिए। और कोई भी गलत चीज हमारे फौज के बारे में, हमारे देश के बारे में चाइना से या पाकिस्तान से आती है तो उसको करारा जवाब देना चाहिए। अगर किसी पेपर में आया है तो उनको बोलो कि आपने जो लिखा हुआ है कि आर्मी की स्ट्रेंथ कम है, बिल्कुल गलत है। आपने लिखा है कि वहां पे चाइना के 100 टैंक आए हैं, आपने ये क्यों नहीं बताया कि हमारे 120 टैंक वहां पर पहले ही तैयार है। आपने बोला है कि चाइना के 5000 सोल्जर्स आए हुए हैं, राजनाथ सिंह जी बोल रहे हैं, आप ये क्यों नहीं बोल रहे कि पहले हम वहां पर हमारे 20,000 सोल्जर्स तैनात है। यानी कि आप वन साइडेड व्यूज देते हो जिससे लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है। तो ये जो सबवर्शन जो है, इंफॉर्मेशन वॉर, इसमें आप सबका इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि सोशल मीडिया ऑलमोस्ट 80% लोगों के पास पहुंची हुई है। तो इसके बारे में कभी और मौका मिलेगा तो हम बातचीत करेंगे। लेकिन आंख और कान खुला रखो, देश को मदद करो, आर्मी के पीछे खड़ा रहो, देशभक्त बनो और कृतिशील नागरिक बनो। देश के लिए कुछ ना कुछ करो, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, कान आंख खुला रखो, अपने एरिया को सुरक्षित रखो, फार्मर्स को मदद करो, अपने इंडियंस को मदद करो, एक दूसरे के खिलाफ मत लड़ो, सोसाइटी को इकट्ठा ला के आर्थिक प्रगति के लिए मदद करो, ताकि हमारी जो लश्करी ताकत है ये बढ़ सकती है। बहुत कुछ चीजें हम कर सकते हैं डेली लाइफ के अंदर। मुझे भरोसा है कि हम कृतिशील नागरिक बनेंगे और फौज के पीछे खड़ा होंगे, जिससे ये जो चाइनीज इंक्रोचमेंट लद्दाख में हुई है इसे पीछे भेजने के लिए हमें कामयाबी मिलेगी। लेकिन एक इंक्रोचमेंट पीछे जाने से कुछ नहीं होने वाला, इसके बाद भी इस प्रकार की लड़ाई चलती रहेगी। अल्टीमेटली हमारी चाइना की जो लड़ाई है ये बहुत साल चलने वाली है। तो इसके लिए हमने एक लॉन्ग टर्म वॉर के लिए तैयार होना चाहिए, जिसमें आर्थिक प्रगति करना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैंने मिलिट्री एस्पेक्ट कवर कर दिए जो जिसके लिए हम तैयार है। लेकिन बाकी जो अलग अलग स्तर पर लड़ाई चल रही है उसमें भी हमने कुछ ऑफेंसिव कार्रवाई करके चाइना के खिलाफ लड़ाई है उसे जीतने में मदद करनी चाहिए। मैं यहीं पे रुकता हूँ और रवि जी को और इनको बताता हूँ कि अगर कोई मेरे से अभी सवाल करना चाहते हैं, मैंने ऑलमोस्ट 50 मिनट आपसे बात की हुई है, तो कोई सवाल होंगे तो जरूर उसे मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं इसमें यह भी बोलना चाहता हूं कि आप सबके पास बुद्धिमत्ता है तो इसका इस्तेमाल करो और बोलो
कि देश हर एक चीज में अच्छा काम कैसे कर सकता है। ये आइटम रिप्लेस करना है तो कैसे कर सकता है, स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव रिकमेंडेशंस, कंस्ट्रक्टिव सजेशंस, ये देश की जरूरत है। हम सब इकट्ठा होके हमारी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल देश को और सुरक्षित करने के लिए करेंगे। मैं अभी आपके प्रश्नों के लिए तैयार हूँ। जी, ब्रिगेडियर सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत विस्तृत तरीके से एक्सप्लेन किया कि ये जो अभी का स्टैंड ऑफ है, इसके पीछे के सारे तथ्य क्या हैं, और आज अगर कोई मिलिट्री एक्शन होता है तो उसमें भारत कहाँ स्टैंड करता है, चाइना की क्या पोजीशन है, इंडियन आर्मी कितनी प्रिपेयर्ड है। मुझे लगता है ये सब बहुत सारे व्यूअर्स लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आई थिंक लॉट ऑफ पीपल विल गेट कॉन्फिडेंस ऑल्सो कि हमारी स्टैंड ऑफ पोजीशन क्या है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमें फेसबुक लाइव के माध्यम से भी आ रहे हैं और दूसरे मैसेजेस के माध्यम से भी आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपके साथ लेता हूं। सर, जैसा आपने कहा कि वॉर इज फॉट ऑन ऑल फ्रंट्स, बीट मिलिट्री लेवल, डिप्लोमेसी, इंटेलेक्चुअल, ट्रेड वॉर, और आपने बताया कि डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर और प्रोपोगेंडा वॉरफेयर भी हो रहा है, जहां पर हम बाकी मिलिट्री लेवल पर या डिप्लोमेसी और ट्रेड लेवल पर तो इंडिया कहीं ना कहीं स्टैंड कर जाएगा, लेकिन डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर और प्रोपोगेंडा वॉरफेयर में हम कभी कभी रिसीविंग एंड पे आते हैं, क्योंकि हमारे ही काफी लोग चाइना या दूसरे जो एग्रेसर्स हैं उनकी हेल्प की तरफ रहते हैं। तो सर, यहाँ एक क्वेश्चन है कि इफ चाइना वुड आल्सो बी अवेयर दैट इंडियन आर्मी इज वेल कैपेबल, उनका एक्सपीरियंस भी अच्छा है, और लद्दाख जैसे एरिया पर आपने बताया कि जो एग्रेसर होता है उसकी आर्मी का प्रोपोर्शन 12 गुना होता है, तो ये सब चाइना को भी मालूम है, बट स्टिल दे आर इंडल्जिंग इन डिसइंफॉर्मेशन एंड प्रोपोगेंडा वॉरफेयर। व्हाट इज द पॉइंट दैट दे आर ट्राइंग टू प्रूव? देखिए, डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर और प्रोपेगेंडा वॉरफेयर जो चाइना कर रहा है, मीडिया मतलब जो अलग अलग प्रकार की मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, हमारे देश की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि टीवी चैनल जो न्यूज़ दिखाते हैं, और सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक है, ट्विटर है, अलग अलग प्रकार के सोशल मीडिया है, ये इन सब मीडिया का वो इस्तेमाल कर रहा है। और उनकी थीम क्या है कि चाइना बहुत स्ट्रांग है, चाइना बोलता है वो मान्य करो। अभी हमारी ताकत उनको पता है, लेकिन वो चाइना का एक पुराना यह है कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल करते हुए लड़ाई एक्चुअली किए बिना ही मतलब दूसरे देश को डिफीट करो। ठीक है, ये उनका मेन इरादा होता है। और उनका ये जो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है, जिसमें 100-200 सबवर्टेड हमारे लोग हैं जो उनके मदद कर रहे हैं, इंक्लूडिंग सम रिटायर्ड सोल्जर्स, ये इसके अंदर वो 4 स्तर के ऊपर मेरे ख्याल से ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर लड़ रहे हैं। एक तो वो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है हमारे सरकार के खिलाफ, है कि सरकार चुपचाप से उनकी बात मान ले और नीच के ऊपर जाके बोले कि चलो हम डिप्लोमेटिक बातचीत शुरू करते हैं, अब पीछे चले जाइए, आप जो बोलना चाहेंगे वो मानते हैं। लेकिन सरकार के ऊपर इस प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का कुछ फर्क न कुछ असर नहीं हुआ है, सरकार डटी हुई है। दूसरा जो मेजर कंपोनेंट है वो है इंडियन आर्म फोर्सेस। इंडियन आर्मी के ऊपर वो दबाव डाल रहे हैं कि जैसे वो 62 में डाला था कि अगर आप हमारे पास वेपन है, हमारे पास स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, हमारा ये है, हमारा वो है, लेकिन उसका इंडियन आर्मी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ है। इंडियन आर्मी जो कर रही है वो कर रही है, चाइनीज सोल्जर्स की जो पिटाई करनी है वो कर रही है, यानी कि जो तीर उन्होंने मारा था इंडियन आर्मी के ऊपर, वो उसका कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन जहां पे उनका तीर लगा हुआ है वो है हमारे मीडिया के अंदर, ये तीनों प्रकार की मीडिया जिसकी मैंने बात की थी, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल और इसमें, वहां पे सबवर्शन कुछ जरूर चल रहा है। और जो स्टोरीज चाइना का व्यू पॉइंट देती है वो हमारे मीडिया में वायरल हो रही है। तो और इस करने वाले कौन है, इसके बारे में हमने बात की हुई है। तो ये और इससे क्या होता है कि हमारे देश के जो लोग हैं, समझो आपने एक न्यूज़पेपर पढ़ा जिसमें ये उल्टी बात हुई है, तो आप सोचेंगे कि देखो हमारे देश के लोग ये बोल रहे हैं कि चाइना की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, उनका टैंक बहुत ज्यादा है, उनके पास बहुत ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है, उनका ये है, उनका वो है, तो वो डर जाते हैं। तो ये जो डिसइंफॉर्मेशन वॉर का जो विक्टिम अभी लोग जो बने हैं, कुछ हमारे सामान्य भारतीय जिसमें से अच्छे लोग भी है, वो जेन्युइन सोचते हैं। मुझे एक मेरे मित्र ने रिंग किया था जो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, अरे आप बोल रहे हो लेकिन पेंगोंग त्सो लेक पूरा चला गया, आप लोग क्या कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया के ऊपर आ रहा है। अरे मतलब भैया, पेंगोंग त्सो लेक नहीं चला गया, वो 1/3 लेक हमारा है, 2/3 उनका है। आप ये क्यों चीजें ऐसे आगे ये करते हो। जब तक ऑफिशियली कोई चीज अनाउंस ना हो जाए तब तक इसके ऊपर विश्वास मत करो। तो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का जो असर कुछ मीडिया के लोगों के ऊपर हो रहा है और कुछ हमारे सामान्य लोगों के ऊपर हो रहा है, उससे ये करने के लिए हमें और ज्यादा एफर्ट की जरूरत है।
इसके अंदर जो रामबाबू मालगी प्रबोधिनी जिस प्रकार के लेक्चर्स ऑर्गेनाइज कर रही है, वो एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यानी कि जो सही खबर है वो देने का एक प्रकार है। लेकिन इसमें मैं डिफेंसिव वॉरफेयर ये अपने आप में एक अलग ही सब्जेक्ट हो सकता है, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का मुकाबला कैसे किया जाए। लेकिन उसमें मैं एक ही मुद्दा देता हूँ कि क्योंकि अभी और भी सवाल होंगे कि अगर प्रोपेगेंडा वॉरफेयर वो हमारे खिलाफ कर सकते हैं, तो क्या यही प्रोपेगेंडा वॉरफेयर हम चाइना के खिलाफ नहीं कर सकते? लेकिन उसमें आपको पता होना चाहिए कि चाइना में सोशल मीडिया नहीं है। चाइना के मीडिया में आर्टिकल लिखना आसान नहीं है। चाइना के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाके कुछ बताना आसान नहीं है। लेकिन काफ़ी सारे चाइनीज़ बाहर हैं, तो ऑफेंसिव कार्रवाई हम चाइना जो चाइनीज़ बाकी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, उनके मन के ऊपर तो ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर कर सकते हैं ना। और हमारे आज 3 करोड़ से ज़्यादा भारतीय यूरोप में है, अमेरिका में है, उनका इस्तेमाल करते हुए हमने उनके ऊपर ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर करना चाहिए। देखिए शिनजियांग में क्या हो रहा है, देखिए तिब्बत में क्या हो रहा है, देखिए चाइनीज वायरस से आपका क्या नुकसान हुआ है, देखिए हांगकांग में आप लोगों की कैसे पिटाई कर रहे हैं, देखिए आपकी फौज टाइनामेन स्क्वायर में क्या करती है। तो ये सारी थीम्स है ऑफेंसिव वॉरफेयर के, किए जा सकते हैं, करने चाहिए। हो रहा है कि नहीं, जो चीजें मैं तो गवर्नमेंट में नहीं हूँ, लेकिन इसमें हम बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। डिफेंसिव मेंटेलिटी एक बात हो गया, लेकिन यही चीज हम चाइना के खिलाफ भी कर सकते हैं। थैंक यू इलेबोरेट आंसर के लिए। कुछ लोगों ने हमें उन्हें भी इस तरीके का प्रश्न था कि क्या एक्चुअली कुछ लैंड ऑलरेडी चाइना ने कैप्चर किया है, क्योंकि आपने जैसा बताया कि हमारे काफी सारे न्यूज आर्टिकल्स, काफी सारे अखबारों में ऐसा आया है कि ऑलरेडी टेरिटरी हैज बीन कैप्चर्ड। तो आई थिंक यू आंसर्ड दैट क्वेश्चन। सर 2 दिन पहले अखबार में 2 दिन कल ही बल्कि काफी अखबारों में एक खबर आई जिसने बहुत लोगों का ध्यान अट्रैक्ट किया, और शायद उससे लोग ये भी समझना चाहते हैं कि वाई दिस इज हैपनिंग एट दिस मोमेंट, जहां की चाइना स्वयं भी कोविड-19 से लड़ रहा है, पूरा विश्व कोविड-19 से लड़ रहा है, और ऐसे समय में इस तरीके का एग्रेशन करना, उसका उस वाई का या ट्रिगर पॉइंट का। तो ये खबर ये थी कि 1600 लेबरर्स झारखंड से उधमपुर कल पहुंचे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक प्रोजेक्ट के तहत। आप ऑपरेशन विजयक और ऑपरेशन हिमांक के तहत जो कंस्ट्रक्शन वर्क को फिर से एक रिन्यूड पुश मिल रहा है, और बीआरओ ने उसको और तेजी दे दी है, और उसी में कॉन्टेक्स्ट आता है एक एयरपोर्ट निर्माण करने का लद्दाख पे। तो सर वो जो कंस्ट्रक्शन के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में आप क्या देखते हैं कि क्या वो एक रीजन है इस फ्लैश पॉइंट का, और क्या सच में कामों में तेजी आई है? देखिए, पहला सवाल तो है कि रीजन चाइना भी एग्रेसिव क्यों हुआ है, उसके लिए बहुत सारे रीजन्स है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन यह है कि चाइना नहीं चाहता कि इंडिया प्रॉस्पर हो जाए, जिससे वो एशिया में और पूरी दुनिया के अंदर उनका एक प्रतिस्पर्धी बन के आ जाए। तो इसलिए वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करके और अलग-अलग प्रकार के युद्ध, जिसे मैंने हाइब्रिड वॉर बोला था, इंडिया को इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अड़काना चाहता है। ये अपना एक अलग ही विषय होगा। लेकिन जो लोकल कारण है, वो अलग-अलग है। अभी क्यों? अभी क्यों का इसका कि चाइना को भी कोरोना वायरस की प्रॉब्लम हो गई है। वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि हमने कोरोना से हम रिकवर हो गए, हमारी स्ट्रेंथ इंटैक्ट है। और वो उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ एक्शन शुरुआत की है, क्योंकि आज मैं ये मानता हूँ कि मिलिट्री पावर के मुताबिक यूरोप का जो पूरा कबाड़ा हो गया है, अमेरिका के बाद इंडिया एक अकेला देश है कि जो चाइना को खिलाफ स्टैंड कर सकता है, जो अभी हम कर रहे हैं। तो वो दुनिया को एक मैसेज देना चाहता है कि अगर हम इंडिया के ऊपर दबाव डाल के उनको हमारा कहना मानने के लिए ये करते हैं, प्रेशर करते हैं, तो दुनिया के सब देशों समझ जाओ, हम साउथ चाइना सी में एग्रेशन करेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हम हांगकांग के ऊपर एग्रेशन करेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हम ताइवान के ऊपर जाएंगे कुछ। यानी कि इंडिया जैसे एक बड़े फाइटिंग देश के ऊपर इस प्रकार का प्रेशर डाल के वो दुनिया को एक मैसेज दे रहा है कि भाई इंडिया अभी जो ऑलमोस्ट नंबर 2 पे आप मान सकते हैं, क्योंकि यूरोप का हाल बहुत ही खराब है। तो वो एक मैसेज दुनिया को देना चाहते हैं। लोकल कारण बहुत सारे हैं। हमने उनके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रोकी है, क्योंकि वो हमारी कंपनी खरीदना चाहते थे कोरोना जब शुरू हुआ तब से। उसके बाद जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बोला, ये जो रोड जो बनी हुई है लेह से दौलत बेग उर्दी के लिए जाती है, ये रोड पहले नहीं बन रही थी। अभी उसका हम स्पीड बना रहे हैं, क्योंकि बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसे बना रहा है। वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि 6 महीना ही रोड बन सकती है, क्योंकि 6 महीना बर्फ पड़ती है। तो इससे उस रोड से भी थोड़ा बहुत वो नाखुश है, क्योंकि वो ये बोलता है कि मतलब कि भाई अब
पीस और ट्रैंक्विलिटी जो एग्रीमेंट है उसमें ये बोला था कि उसमें कोई डिफेंस मतलब सीमा के पास कोई डिफेंस कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। तो एक टेक्निकल मुद्दा लेके वो हमारे पास पड़ा हुआ है। तो हमने उनको ये बोला है कि आपने तो रोड बनाई हुई है, ये जो रोड है ये मिलिट्री रोड नहीं है, एक नॉर्मल रोड है जो हम बना रहे हैं। तो टेक्निकल मुद्दों के ऊपर हमें पकड़ के भी वो इस प्रकार का दबाव डालना चाहता है। लेकिन कारण अलग-अलग हो सकते हैं, इसके बाद भी वो कारण अलग-अलग ढूँढेंगे, ये चलता रहेगा। लेकिन हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसकी जो स्पीड अभी बढ़ी है, अच्छी चीज़ है। मैं तो नितिन गडकरी जी को रिक्वेस्ट ये करूँगा कि वो एक बहुत ही कामयाब मंत्री है, अगर वो उसमें पर्सनल अटेंशन डाले, तो जिस तरीके से हमारी रोड मतलब में एक रिवॉल्यूशन हुआ था, वैसे ही कुछ रिवॉल्यूशन वहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो फिजिकल प्रॉब्लम्स है लद्दाख में वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि रोड्स की कमी है, वहाँ पे बर्फ बहुत गिरता है, अगर आप रोड बनाते हो तो उसको वो जल्दी खराब हो जाता है वगैरह-वगैरह। तो एक डायनामिक अगर हम और स्पीड बढ़ाएँगे, तो हमारी कैपेबिलिटी जो है चाइना के साथ लड़ाई करने की, उनको और तैयार होने की, वो क्योंकि अभी तो हम सिर्फ अभी की बात कर रहे हैं, लेकिन मिडिल टर्म में मतलब आगे आने वाले सालों में ये चीज़ें होने वाली है। तो हमारा रोड्स बनेगा, एडवांस लैंडिंग ज़ोन बनेंगे, हमारा हेलीपैड बनेगा, तो हमारी कैपेबिलिटीज़ जो है चाइना के साथ मुकाबला करने की बढ़ेगी, जो अभी बढ़ रही है। तो स्पीड और अच्छी बढ़ानी चाहिए, यही एक इम्पोर्टेंट मुद्दा होगा। महाजन सर, मेरा एक प्रश्न है, सुनाई दे रहा है ना सर? आई कैन हियर यू। हाँ, प्लीज नहीं, बोलिए। अभी ये जो बातचीत चल रही है हमारे मिलिट्री और चाइनीज मिलिट्री के बीच में, तो और ये कितने राउंड्स हो सकते हैं और किस हद तक ये बातचीत चलेगी ऐसा आपको लगता है? आपने सवाल पूछा, ये जो बातचीत चल रही है कितने दिन तक होगी। देखिए, ये एग्रीमेंट के मुताबिक अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो लोकल लेवल के ऊपर फ्लैग मीटिंग हो जाती है, जो अभी तक मेरे ख्याल से 5 या 6 बार हुई है। लेकिन हम उसको बोलते पीछे जाओ, वो बोलते आप पीछे जाओ और हम आगे नहीं बढ़ रहे। लेकिन इस समय अगर आपने नोटिस किया होगा तो हमने ये बातचीत केवल मिलिट्री स्तर के ऊपर रखी हुई है। हमने उसको डिप्लोमेटिक लेवल पे लाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की हुई है। तो अभी जो इंडिया चाइना जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, ये बॉर्डर डिस्प्यूट ये केवल नाम का है। ये बॉर्डर डिस्प्यूट तब सॉल्व हो सकता है कि जब आप एक्सेप्ट करें कि जो एलएसी उसकी जो अलाइनमेंट है, जो चाइना बोलता है, यानी कि हमारी तरफ का कुछ एरिया वो बोलता है वो हमारा है, वो एक्सेप्ट करे तो ये करने का जो हम नहीं कर सकते हैं। तो ये बॉर्डर डिस्प्यूट का नाम लेते हुए वो केवल हमारे ऊपर एक प्रेशर डालने का एक तरीका है, क्योंकि चाइना की मेरे ख्याल से 19 देशों के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, उन्होंने सबके साथ सॉल्व कर लिए। लेकिन हिंदुस्तान के साथ वो नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो एक प्रेशर पॉइंट के तौर पे उसको इस्तेमाल करने वाला है। तो आपका सवाल है कि कितनी देर चलेगा। मेरी किताब मैंने लिखा था तकरीबन 5-6 साल पहले कि गवर्नमेंट के लेवल पे 19 एग्रीमेंट बार मीटिंग हुई थी, और मैंने बोला कि 190 बार होगी तो भी ये बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि चाइना तब सॉल्व करेगा जब वो करना चाहता है। ठीक है, तो इसीलिए ये कब सॉल्व होगा इसके लिए कोई रिप्लाई नहीं है। हमने चाइना को सिर्फ हमारी स्ट्रेंथ का ही पता लगता है। तो पहले क्या होता था कि हम डिप्लोमेटिक के ऊपर बहुत जल्दी पहुंच जाते थे। हमने वहां पे नहीं जाना चाहिए, और हमने जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है कि जो उन्होंने वो क्लेम लाइन तक आए हैं 2-3 किलोमीटर अंदर, उन्होंने पीछे जाना ही चाहिए। इसके ऊपर हमने फर्म रहना चाहिए, और जितने दिन होगा उतने दिन स्टैंड अप चलते रहेगा, लेकिन हमने हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। और अगर वो ज़्यादा ऑफेंसिव कार्रवाई करते हैं, यानी कि शॉर्ट वॉर वगैरह, तो वो तो हो सकता है। लेकिन ये मेरे ख्याल से वो हर कुछ महीनों के बाद एक बार फिर से वो आपका पॉलिटिकल रिज़ॉल्व चेक करते हैं कि क्या पॉलिटिकली आप प्रेशर को सहन कर पाएँगे कि नहीं, डिप्लोमैटिकली आप सहन कर पाएँगे कि नहीं, आर्मी लेवल के ऊपर आप सहन कर पाएँगे कि नहीं। तो ये जो टेस्टिंग चल रहा है आपके रिज़ॉल्व का, ये काफ़ी दिन चलेगा। उसमें हमने पास होना चाहिए। हमने जैसे टीवी के ऊपर लोग बहुत आर्डा-उर्डा करते हैं, जोर से चिल्लाते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। हमने हमारे एक्शन से दिखाना चाहिए कि हम क्या करते हैं। हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रोका है, रोका है। हम रोड्स को बनाएँगे। अभी आपने बताया कि 5,000 लेबरर्स आप ला रहे हैं, जिससे वो बढ़ जाएगा। ठीक है। हम आपको टेक्नोलॉजिकल कंपनीज़ के अंदर नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। हम जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसको कम करने की कोशिश करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे। तो रिज़ॉल्व दिखाना चाहिए, फर्म एक्शन दिखाना चाहिए। शायद ज़्यादा आगरा-उगरा करने की ज़रूरत नहीं है।
सर, आई थिंक वी हैव हैड अ वेरी वंडरफुल कॉन्वर्सेशन विथ यू, और बहुत सारे प्रश्नों के भी आपने जवाब दिए, और अच्छे इंसाइट्स भी हम लोगों को मिले इस स्टैंड ऑफ में, जो कंफ्यूजन और मिस इन्फॉर्मेशन फैली रहती है, और हमारे अपने ही अखबार और न्यूज़ चैनल्स ऐसा सजेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा हो गया है, चाइनीज़ लोगों से हमारी आर्मी के लोग पिट रहे हैं, या एरिया कैप्चर हुआ है। तो ऐसे ये सारे जो रूमर्स हैं या जो मिस इन्फॉर्मेशन है, उनको आपने क्लियर किया। थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स। बहुत सारे लोग जिन्होंने, जो अभी लाइव ये वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद भी ये वीडियो यूट्यूब पर भी रहने वाला है, रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी के यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पर, तो इसको आगे भी शेयर किया जा सकता है। और सर को मैं सभी व्यूअर्स की तरफ से भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और सर, मुझे एक और चीज लगती है कि बहुत सारा डेटा भी आपने शेयर किया और तथ्य फैक्ट्स भी बताए, लेकिन उसके बावजूद एक रिटायर्ड आर्मी पर्सन आप स्वयं हैं, एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, जब आपने कॉन्फिडेंस दिखाया कि आर्मी अच्छी पोजीशन पे है और जो सरकार कर रही है वो बहुत सही कदम है, तो मुझे लगता है सभी लोगों को बहुत हौसला मिलेगा। और साथ ही साथ आपने सब लोगों से अपील भी की कि वो इस समय में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस तरीके से हम ट्रेड में अपने अपने तरीके से हम कैसे इस पूरे माहौल में हम सपोर्ट कर सकते हैं अपने देश को। तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः। रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी और सारे जो व्यूअर्स जुड़े हैं या जुड़ेंगे और देखेंगे, उन सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते महाजन सर, धन्यवाद, और सभी धन्यवाद। दर्शकों को भी धन्यवाद। जय हिंद।